चलिए आपको दिखाते हैं बकरियों के लिए बेडरूम और डाइनिंग रूम। 12 घंटे हर रोज बकरी यहाँ पे रहती है, मुझे स्मेल भी नहीं आ रहा है। आज अगर कोई बकरी पालन करना चाहता है तो स्टॉल फीड एक अच्छा फॉर्मूला है दुनिया में। अगर किसी वैरायटी का मटन ज्यादा खाया जाता है बकरी का तो अफ्रीकन बोयर का है। अच्छा, स्टॉल फीड के भी कुछ फायदे हैं, कुछ नेगेटिव बातें भी है। आप कुछ फैशन शो करते हैं बकरियों का, मटन का अचार बनाते हैं। जी हाँ, लगभग आशिया का सबसे बड़ा बकरों का मंडी है। गोट फार्मिंग के डिपार्टमेंट से हमें 3 सेक्टर में से मुनाफा आता है। 50% तो मुनाफा ही है। एग्रोस्टार खास आपके लिए लेकर आया है एक नई सीरीज जिसका नाम है चमकता सितारा। इस सीरीज में होगी खेती की बातें, खेती से जुड़े अलग अलग बिजनेस की बातें और उसमें सफल हुई खेती से जुड़े किसानों की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं ये नया सफर। आज हम हैं महाराष्ट्र के वाई में, जो महाबलेश्वर के पास है, और उस वाई के कवठे गांव में, और वहां पे हम मिलेंगे पृथ्वीराज चौहान जी से और जानेंगे उनकी कहानी। तो किसान भाइयों, हम आ चुके हैं हमारा चमकता सितारा पृथ्वीराज चौहान जी के घर पे, और आज हम बात करेंगे उनसे उनके गोट फार्मिंग के बारे में। तो चलिए मिलते हैं पृथ्वीराज चौहान जी से। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने हमें आपकी गोट फार्मिंग के जो जर्नी है, जो सफ़र है, वो जानने का मौका दे इसलिए। और आपका गांव बहुत ही सुंदर है। आप सभी का स्वागत है सुंबरान गोट फार्म में। वैसे आपको यहाँ आने में कुछ दिक्कत तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं सर, हमने मैप पे सुंबरान गोट फार्म डाला और आसानी से हम आपके लोकेशन तक पहुँच गए। आपका गांव तो बड़ा ही सुंदर है, बट आपका घर भी बहुत बढ़िया है। आपका हायर एजुकेशन कहाँ पे हुआ है? बीएससी एग्री किया मैंने कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बारामती से। अच्छा। IIPM बैंगलोर से एग्री बिजनेस और प्लांटेशन मैनेजमेंट किया। बाद में कैंपस सिलेक्शन भी हुआ था। अच्छा। एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी करता और था। ये कब की बात है, मतलब कौन से साल की बात है? ये लगभग 2011 के करीब की बात है। जॉब छोड़ के गोट फार्मिंग का जर्नी कैसा था? आपने जब घर वालों को बताया, सारी जर्नी मुझे जाननी है। जैसे कहा जाता है कि आप अगर MBBS होते हो तो आपको डॉक्टर बनना है और प्रैक्टिस करनी है। सही बात है। तो अगर हम BSc एग्री है तो हमें वापस अपने बैक रूट पे खेती पे ही काम करना चाहिए। सही बात है। यही तो इस एजुकेशन का मूल हेतु था। BSc एग्रीकल्चर के एजुकेशन के दौरान एक कोर्स है कि जिससे कहते हैं रावे। अच्छा अच्छा। उसका फुल फॉर्म है रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस। इसमें बताया ये जाता है मैडम, जो 3 साल हम पढ़ाई किए इंडोर में, तो उस पढ़ाई का अपने किसान भाई के लिए कुछ फायदा हो। मतलब हम जिसको प्रैक्टिकली वर्क करना बोलते हैं। अच्छा। और किसान लोग की जो दिक्कतें हैं उसको हमारे ज्ञान के कारण कुछ ना कुछ तो सहायता मिले। तो मैं जिस गांव में था, इंदापुर तहसील में, अच्छा, एक रुई करके छोटा सा गांव है। अच्छा। उस गांव के लगभग 80 से 90% लोग हैं पारंपरिक तरीके से भेड़ बकरी का पालन करते हैं। अच्छा, जो हमारे महाराष्ट्र में धनगर बोलते हैं। अच्छा जी, धनगर कम्युनिटी वहाँ पे थोड़ी बहुत ज्यादा है। तो हमने उनका बारीकी से अभ्यास किया था। अगली पीढ़ी ये कारोबार करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी। अच्छा। असल में उनके माँ पिताजी उनको कहते थे कि भाई तू 8-15 हजार के जॉब कर, पर ये भेड़ बकरी पालन करने के लिए मत आ। तब हम सोचते थे कि इनको अगर स्थिरता देनी है, अच्छा सोर्स ऑफ इनकम देना है और इसी कारोबार को कंटिन्यू करना है, तो इसके लिए हमने स्टॉल फीड गोट फार्मिंग का सुझाव तब दिया था। अच्छा, स्टॉल फीड मतलब जो मराठी में बंदिस्त। जी जी, सही। अच्छा अच्छा, ठीक है। कि एक जगह पे जैसे फ्री ग्रेजिंग, छोटे एरिया में, तो उसे हम स्टॉल फीड गोट फार्मिंग कहते हैं। अच्छा। तो वो सुझाव हमने तब दिया था। तो MBA करने के बाद जॉब करते समय मेरे दिमाग में हमेशा वो चीज चुभती थी कि किसी जॉब के लिए हम नहीं बने,
हम बने किसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। पृथ्वीराज सर, जैसे आपने बताया कि आप जब जॉब कर रहे थे तब आपको लगा कि आपने जो रावे का प्रोजेक्ट किया था तब का जो काम है वही काम आपको कंटिन्यू करना है, तो वो काम आपने असल में कैसे किया है वो जानने में हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो चलिए आप आपका गोट फार्म बताइए हमें और हमारे किसान भाइयों को। तो चलिए अब हम सुंबरान गोट फार्म का पूरा सफर करते हैं। सुंबरान तो नाम तो एक अलग ही, मतलब इसमें तो बात करेंगे ही, पर आपने जैसे बताया कि जॉब के बाद आपको लगा कि इस गोट फार्म पे काम करना बहुत ज़रूरी है, तो आपको घर पे तो बताना पड़ेगा, तो आपने घर पे बताया कैसे और घर वालों का क्या रिएक्शन था? असल में जब घर वालों को बताया कि मैं बकरी पालन करना चाहता हूँ, तो जैसे घर में किसी का देहांत होता है तो दुख भरा माहौल होता है, तो उस तरीके से पूरा हफ्ते 2 हफ्ते सन्नाटे में सब थे। अच्छा। उस सदमे से बाहर ही नहीं आ चुक रहे थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि इस लड़के की पढ़ाई पूरी बाहर हो चुकी है, अच्छा खासा जॉब किया है, तो वापस रिटर्न आके खेत में ये काम कैसे कर पाएगा। एक पेरेंट के हिसाब से उनका सोचना सही था। उनके मन में और एक दुविधा थी, शंका थी कि अगर मैं भेड़ बकरी पालन करता हूँ तो शादी कैसे होगी। हाँ, ये तो बेसिक प्रॉब्लम है। जी। तो वही प्रॉब्लम उन चरवाहों के लड़कों के लिए भी थी। अच्छा। इतना टाइम जाने के बाद भी वो प्रॉब्लम वही थी और उसकी गहराई शायद बढ़ भी चुकी थी, और इसीलिए हमने स्टॉल फीड बकरी पालन का फॉर्मूला उनको बताया था। अच्छा। और किसी को सुझाव देना एक अलग चीज है, और उस सुझाव को हम खुद यूटिलाइज करें, हाँ। वो अपने आप में एक अलग चीज है। हाँ। तो जब ये करना हमने शुरू किया तो पता चला कि इसमें कुछ फॉर्मूला सेट नहीं मतलब है। ये रेडीमेड नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल अच्छा, नहीं, बिल्कुल अच्छा। नहीं। ये रेडीमेड फॉर्मूला जैसे पोल्ट्री का है, हाँ। या फिशरी का है, हाँ। तो वैसे गोट फार्मिंग में, शीप फार्मिंग मतलब में उसमें मेजरमेंट कंफर्म है कि ये हुआ तो ये करना है, वैसे गोट फार्मिंग में नहीं है। जी। अच्छा। तो यहाँ हर एक स्टेप पे हमें कई दिक्कतें आई। अच्छा। कई सारे हमने जो एक्सपेरिमेंट किए, कई में तो फेल्यूर ही आया, तो कुछ में सक्सेस आया। हाँ। और जो सक्सेस आया उसी कारण आज हम आपके साथ हैं। हम जब आपसे बात कर रहे थे तब आपसे पता चला, जैसे मैंने पहले बताया कि बकरियों का बेडरूम है, डाइनिंग रूम है, तो ये कुछ अलग कंसेप्ट है शायद, और मैं देख सकती हूँ कि ये थोड़े कुछ अलग सेक्शन है, मतलब यहाँ पे एक सेक्शन अलग दिख रहा है, ये सेक्शन कुछ अलग है, इस सेक्शन में कुछ अलग चीज़ें रखी है, तो हम लोग इस पे आते हैं कि ये क्या है। असल में अपने सुंबरान फार्म के सक्सेस होने में एक सबसे जरूरी चीज है, सुंबरान गोट फार्म में हमने बकरियों का बेडरूम अलग रखा है। अच्छा। और बकरियों का डाइनिंग रूम अलग रखा है। अच्छा। चलिए आपको दिखाते हैं हमारे सुंबरान फार्म का बकरियों के लिए बेडरूम और डाइनिंग रूम। तो ये है हमारा बकरियों का बेडरूम। अच्छा, तो ये है, ये क्यों बनाना चाहिए ऐसे आपका बोलना है, मतलब ये आपने क्यों बनाया? असल में हमारे आसपास भी कई चीजें होती रहती है। अच्छा। आपको उनको बस बारीकी से देखना है कि जैसे भेड़ बकरी पालन करने वाले चरवाहे हैं, वो पूरे दिन जानवरों को एक जगह पे चराते हैं, उसी जगह पे वो स्टे नहीं करते। अच्छा। और जहाँ स्टे करते हैं, रात में रुकते हैं, वहां दिन भर चारा नहीं खाते। अच्छा। तो वही चीज सुंबरान में भी हमने अपनाई है। जहाँ बकरी चारा खाती है वहां स्टे नहीं करती। अच्छा। और जहाँ स्टे करती है वहां चारा नहीं खाती। तो ये उनका बेडरूम है। अच्छा, तो आप बेडरूम बताने से पहले मुझे ये पूछना है कि बेसिक कितना एरिया चाहिए बंदिश शेर पालन करने के लिए? असल में सुंबरान की जो फार्मिंग एक्टिविटी के लिए जगह है, वो 10 गुंठे में है। अच्छा। जिसमें वॉल कंपाउंड है, चेन लिंक का कंपाउंड है, स्ट्रक्चर है और ओपन टू स्काई जगह है। अच्छा। बाकी लगभग 1.5 एकड़ जगह जो है वो ग्रीन फॉडर के लिए। अच्छा, ये उनके लिए, मतलब सिर्फ बकरियों के लिए ये पूरी जगह आपने बनाई। और आपने पूछा कि एक बकरी के लिए कितना जगह चाहिए? हाँ। लगभग 20
स्क्वायर फीट जगह चाहिए पूरे दिन के एक्टिविटी के लिए, एक बकरी के लिए। तो हमने बेडरूम के लिए 5 स्क्वायर फीट जगह रखी। अच्छा। और 15 स्क्वायर फीट 15 स्क्वायर फीट जगह डे एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे कुछ ये लकड़ी दिख रही है, बाजू में नाले दिख रहे हैं, अलग अलग पार्ट कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, तो ये सारी चीजें है क्या? असल में मैंने बताया कि ये बकरियों का बेडरूम है। हाँ। तो इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, बैठिए आप। अच्छा, हम भी अच्छा। आपको डिटेल में ये सारी चीजें समझाएंगे। असल में हाँ। यहाँ पे बकरियां आती है शाम 6 बजे। अच्छा। सुबह 6 बजे तक बकरियां बेडरूम में रेस्ट करती है। तो जैसे हम बेड पे सोते हैं वैसे बकरियां भी बेड पे सोती है। ये उनका बेड है? जी, ये उनका अच्छा। बेड है मैडम। अच्छा। आप बारीकी से देखो तो इस टोटल जगह के बस 1/3 जगह में उनका बेड रखा है। अच्छा, मतलब पूरा भरा हुआ नहीं है जी बेड नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसके कारण उनमें कंपटीशन लगती है उस प्लेटफॉर्म पे बैठने के लिए। तो जहाँ पे 2 ही बकरी बैठ सकती थी, वहाँ 3-4 बकरी एक दूसरे को चिपक के भीड़ करके बैठती है। हाँ। तो उस कारण होता है ऐसा कि उनकी जो शरीर के अंदर की गर्माहट है वो उस एक दूसरे को मिलती है। अच्छा। और ये पर्दे है मैडम, ये जो बाहर दिख रहे हैं। जी। और रात में ये पूरे ठंड के मौसम में, बारिश के मौसम में हम नीचे लेते हैं। अभी समर चल रहा है तो समर में वो उसी लेवल पे रहेंगे, उसको नीचे नहीं लेंगे। अच्छा। तो जब ये इनको नीचे लिए जाते हैं तो जो बाहर से आने वाली ठंडी हवा है, बारिश का पानी है, तो उससे जानवर का संरक्षण होता है। अच्छा। बाहर से ठंडी हवा नहीं आ रही और अंदर वो एक दूसरे को चिपक के बैठे हैं, तो इस कारण अंदर का टेम्परेचर 1 से 1.5 डिग्री तक बढ़ता है। अच्छा। बिना किसी बल्ब के या हीटर के। मतलब कहीं पे वो येलो बल्ब लगाते हैं। जी, जैसे पोल्ट्री में पोल्ट्री में करते हैं। तो वैसा किए बगैर हम अंदर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा सकते हैं। अच्छा। तो उसके कारण अंदर का माहौल ठंड में भी राहत भरा और गर्मी वाला रहता है। तो सर इससे क्या फायदा होता है? असल में अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल होने के कारण ठंड में या बारिश में जो एनर्जी डेवलप होती है उनका रवंथ करने से, तो वो एनर्जी यूटिलाइज होती है मांस बनाने के लिए, उनका वेट गेन करने के लिए। अगर अंदर का टेम्परेचर ठंडा हो तो वो एनर्जी यूटिलाइज होगी उस ठंड से बचने के लिए, गर्मी बढ़ाने के लिए, शरीर की गर्मी बढ़ाने के लिए। तो उस केस में बकरी का या भेड़ का वेट गेन नहीं मिलेगा। अच्छा। तो वेट गेन मिलने के लिए ये बेडरूम वाला फॉर्मूला बड़ा अच्छा काम करता है। बहुत सही, मतलब आपका सक्सेसफुल ये वाला। हाँ, आप ऐसा कह सकती है कि जो कुछ हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, उसमें से इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इसकी कोई और उपलब्धि है आपने जो बताया वो छोड़ के अलग से? हाँ, बिल्कुल है। अच्छा। 12 घंटे जानवर डाइनिंग रूम में होता है और 12 घंटे बेडरूम में होता है। तो अल्टरनेट एक शेड यूटिलाइज होता है। तो जब वो डाइनिंग रूम में शिफ्ट होते हैं तो बेडरूम की फ्लोरिंग झाड़ू से पूरी साफ की जाती है। ये अभी तो साफ सुथरा दिख रहा है। अभी ये पूरा साफ सुथरा है, गीलापन कहीं भी बिल्कुल नहीं है। और जब वो डाइनिंग रूम से बेडरूम में शिफ्ट होंगे तो डाइनिंग रूम का फ्लोरिंग क्लीन किया जाएगा। अच्छा। तो अल्टरनेट एक शेड यूटिलाइज होने के कारण जो जू होती है या मराठी में गोचिड पिसवा हम बोलते हैं, अंग्रेजी में उसे एक्टोपैरासाइट बोलते हैं। अच्छा। तो उससे जानवर फ्री रहते हैं। क्योंकि गंदगी नहीं होती, फ्लोरिंग पे गीलापन नहीं होता। तो जो एक्टोपैरासाइट है उनके अंडे बढ़ने के लिए सुटेबल क्लाइमेट नहीं मिलता। अच्छा। तो इसके लिए कुछ भी ज्यादा हमने किया नहीं है। बाहर कहीं भी वॉल का कंपाउंड नहीं है, वेंटिलेशन प्रॉपर हो चुका है। आप अगर बारीकी से देखें तो अल्टरनेट एक जो पतरा है वो ट्रांसपेरेंट है, उसके कारण धूप आ रही है सीधे। जो बेनिफिट मिलता है कि नीचे का फ्लोरिंग जल्दी सूख जाता है। अच्छा। और उस सूखने के कारण हम एक्टोपैरासाइट से पूरी तरीके से बच सकते हैं। अच्छा। तो सर आपने अभी बताया कि उनको कोई बीमारी नहीं होती, बट मैं अभी यहाँ पे एक 10-15 मिनट हो गए हैं, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, 12 घंटे हर रोज बकरी यहाँ पे रहती है, मुझे स्मेल भी नहीं आ रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? असल में आप बारीकी से देख लो। तो यहाँ पे कहीं भी आपको वॉल कंपाउंड नहीं दिखेगा। अच्छा। जो 2 फीट का, 3 फीट का, 5 फीट का वॉल कंपाउंड है, यहाँ पे चेन लिंक की पूरा कवर किया है, डाउन से लेके अप तक। तो उसके कारण वेंटिलेशन चारों ओर से होता है। और वेंटिलेशन होने के कारण आपको अमोनिया का स्मेल नहीं आएगा। मतलब आपने सारे नेचुरल सोर्सेस का यूज करके
हम लोग बंदिश इसको नहीं बोल सकते, टेक्निकली तो ये बंदिश है बट नेचुरली ये नेचुरल क्लाइमेट में रह रही है, करेक्ट, अच्छे से रह रही है। सर इसके बाद मुझे पूछना है कि एक बेडरूम में आपने सेक्शन किए हैं, कंपार्टमेंट किए हैं, तो कितने कंपार्टमेंट है और एक कंपार्टमेंट पे हम कितनी बकरियां रख सकते हैं? सुंबरान में आज के दौर में यहाँ 2 बेडरूम है। अच्छा। और हर एक बेडरूम में 4 कंपार्टमेंट है। अच्छा। तो 8 कंपार्टमेंट है यहाँ पे। हाँ। और लगभग एक कंपार्टमेंट में 15 अडल्ट फीमेल जो प्रेग्नेंट है या बड़ी है वो रहती है। अच्छा। अगर वो छोटे बच्चे हैं 3-4 महीने वाले तो वो ज्यादा क्वांटिटी में। और मेल और फीमेल का रेशो कैसा रख सकते हैं? आइडियली 10+1। हाँ। 10 फीमेल और 1 मेल या 20 फीमेल 1 मेल, ये रेशो हो सकता है। अच्छा। और यही नेचुरल ब्रीडिंग के लिए सुटेबल फॉर्मूला है। आपने ये जो कंपार्टमेंट किए हैं उसका टेक्निकली कुछ तो बताइए हमारे किसान भाइयों को। बिल्कुल, साइंटिफिकली देखा जाए तो स्ट्रक्चर की लेंथ जो होती है वो नॉर्थ ईस्ट होनी चाहिए। जब स्ट्रक्चर लेंथ में नॉर्थ ईस्ट होता है तो उसकी विड्थ ईस्ट वेस्ट होती है। अच्छा। और उसकी विड्थ जो है 20 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा। लेंथ आप कितना भी बढ़ा सकते हो। अच्छा। उसके कारण होता है ऐसा कि मॉर्निंग का सनलाइट और इवनिंग का सनलाइट शेड में आ सकता है। अच्छा। सनलाइट अपने आप में डिसइंफेक्ट करने का काम करता है। तो जो जैसे आपने बताया कि नेचुरल रिसोर्स का यूज करना है तो वो करना आसान हो जाता है। हमने यहाँ पे पार्टीशन की है। तो ये पार्टीशन जानवरों के एज के हिसाब से की गई है। इस पार्टीशन में जो ये ग्रिल बनाए गए हैं वो थोड़ा हेवी बना है, क्योंकि जब बकरी दोनों ओर से एक दूसरे को टक्कर देती है तो अगर इसमें हम चेन लिंक का यूज करते हैं तो वो टूट सकता है। हाँ, सही बात है। चेन लिंक का यूज आप साइड में कर सकते हैं। अगर एक ओर से जानवर है और दूसरी ओर जानवर नहीं है तो वहां पे आप चेन लिंक यूज कर सकते हो। पर अगर दोनों ओर से जानवर है, इस कंपार्टमेंट में भी बकरी है और अगल बगल वाले कंपार्टमेंट में भी बकरी है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो एक दूसरे को टक्कर देती है। तो टक्कर देने में इसी पार्टीशन को देती है। अच्छा। तो इस कारण ये टूट फूट सकता है। हाँ, सही बात है। तो चेन लिंक के जो पार्टीशन है वो उतना ताकतवर नहीं होता, तो इसके लिए थोड़ा अच्छा वाला ग्रिल बनाना जरूरी है। पर एक चीज भेड़ बकरी पालन करते समय हमेशा ध्यान रखिए कि पूरा स्ट्रक्चर जो है वो चेन लिंक से ढका जाए, क्योंकि जो जंगली जानवर है तो उनसे उनका बचाव होना चाहिए। सही बात है। सुंबरान के सक्सेस में कई छोटी छोटी चीजें अहमियत रखती है। मतलब ये जुगाड़ शायद आपने कुछ बनाया है? हाँ, ये जुगाड़ ही है। हमने भी किसी का देख के ही किया है। पर अगर ये सिंपल वाला जुगाड़ हम यूटिलाइज करते तो क्या बेनिफिट होता है हम बताएंगे आपको। तो जब हम ये पार्टीशन करते हैं तो ये जमीन को चिपक के नहीं करना है। अच्छा। इसमें थोड़ा गैप रखना है, जैसे 2 या 3 इंच का गैप रखा है। उसके कारण ये जो झाड़ू है वो आसानी से क्लीन करता है, तो उसमें अटकेगा नहीं। अच्छा। तो ये क्लीन करने के लिए आसानी से कर सकते हर एक कोना साफ हो सकता है। तो अगर आप पार्टीशन करते हो या चेन लिंक का पार्टीशन भी करते हो तो उसमें थोड़ा गैप रहना चाहिए। अच्छा। अच्छा। इसका फायदा ये होता है कि ये जो लोहा है वो जंग नहीं पकड़ेगा। अगर पानी लगा या अगर पानी या उसका जो मलमूत्र है उसके कारण ये खराब नहीं होगा। सही बात है। तो ये बस 2 इंच हाइट उसकी बढ़ानी है। अच्छा। कि जिसके कारण ये झाड़ू आसानी से साफ कर सकते। अच्छा, तो ये आपने पूरे चारों तरफ इतनी ही हाइट रखी है या सिर्फ यही कंपार्टमेंट में रखी है? जी, चारों ओर हर एक जगह पे इस चीज पे बारीकी से काम किया है। ओके ओके। तो पृथ्वीराज सर, आपने बेडरूम के बारे में बहुत सारी डिटेल में हमें जानकारी दी है। अभी हम एक्साइटेड है जो डाइनिंग एरिया है बकरियों का वो देखने के लिए। चलिए फिर डाइनिंग रूम देखते हैं बकरियों का। तो चलिए देखते बकरियों का डाइनिंग रूम। तो सर ये है डाइनिंग एरिया, है ना? जी जी, ये सुंबरान में दिन के लिए बकरियों का डाइनिंग रूम है। अच्छा। कि यहाँ पूरे दिन भर सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक भेड़ और बकरी दोनों भी चारा खाती है। जिसको चारा खाना है वो चारा खा रही है, जिससे पानी पी रहा है वो पानी पीती है, जिसे बैठना है, जिसका पेट भर गया है वो आराम से आराम कर रही है। तो असल में ये मुक्त संचार है बकरियों का। स्टॉल फीड एक टेक्निकल टर्म है मेरे ख्याल से। यहाँ तो जानवर
मुक्त संचार अच्छा, कर रहे हैं। वैसे ही है। और आपने जो ये सेक्शन बनाए रहते, जैसे हमने देखा कि बेडरूम में कुछ अलग सेक्शन थे, उसका टेक्निकल भी आपने बताया, वैसा यहाँ पे भी है कुछ? जी बिल्कुल है। अच्छा। हम देख सकते हैं कि जो बेडरूम के सेक्शन थे, हाँ। वैसे ही सेक्शन डाइनिंग रूम के भी बनाए गए कि जो ग्रुप रात में इकट्ठा था, हाँ। वही ग्रुप अब यहाँ भी इकट्ठा है, डाइनिंग रूम में इकट्ठा है। अच्छा। यहाँ पे एज के हिसाब से और वैरायटी के हिसाब से उनको डिवाइड किया गया अच्छा है। अच्छा, ये वैरायटी है कौन सी? ये बकरी की वैरायटी है अफ्रीकन बोयर। उसका गर्दन जो होती है वो ब्राउन कलर की आती अच्छा। है और उसका पीठ का पोर्शन जो है वो सफेद। अधिकतम व्हाइट कलर में आता है। अच्छा, तो अभी तो आपने उनका कलर बताया, बट ये ओरिजिन कहाँ से है? ये ओरिजिन है साउथ अफ्रीका का। अच्छा। और ये भारत में आई है लगभग 30-35 साल पहले। पद्मश्री डॉक्टर BV निमकर, हाँ। उन्होंने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से इसके छोटे सेल्स लाए थे। अच्छा। और यहाँ के सरोगेटेड जो मदर थी, हाँ। बकरी, हाँ। उसमें वो इंसर्ट किए। अच्छा। और उसके बाद जो कुछ बच्चे पैदा हुए, प्रचार प्रसार होते होते आज हर एक किसान के पास वो नस्ल आ चुकी है। अच्छा। तो इसका ओरिजिन तो है साउथ अफ्रीका का। अभी जो हम देख रहे हैं, हाँ। वो तो प्रॉपर साउथ अफ्रीका की नस्ल है। हाँ। कि जिसे हम स्टर्ड रजिस्टर कहते हैं। अच्छा, ये नस्ल यहाँ पे आ ही क्यों? असल में BV निमकर साहब के सोच थी। हाँ। उनका ये मानना था कि ये अफ्रीकन बोयर जो वैरायटी है वो पूरे दुनिया में वेट गेन के लिए मानी जाती अच्छा। है। पूरे दुनिया में अगर किसी वैरायटी का मटन ज्यादा खाया जाता है बकरी का, तो अफ्रीकन बोयर का है। अच्छा। क्योंकि उसका वेट गेन का रेशो ज्यादा है, जिसे आप फूड कन्वर्शन रेशो बोल सकते हो। मतलब तो FCR। जी जी, अगर लोकल वैरायटी है बकरी की और मान के चलो वो 20 से 25 किलो वजन दे रही है, अगर लोकल वैरायटी के फीमेल को हम बोयर से क्रॉस करते हैं तो आने वाला बच्चा लगभग 45 से 55 किलो वजन देगा। अच्छा। इंडिया की मीट की डिमांड बढ़ाने के लिए हाँ। बोयर बहुत ज्यादा अहमियत रख सकता है। अच्छा। ये सोच तब निमकर साहब ने तब की थी। अच्छा। और आज हम वो उसको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। तो ये सारी नस्ल जो है पहले तो ऑस्ट्रेलिया से आई थी। अच्छा। 30-35 साल पहले, और अभी इसमें कई सारी सुधारना आ चुकी है। अच्छा। और अभी जो प्रॉपर ब्रीड है हमारे पास, हाँ। वो साउथ अफ्रीका का रजिस्टर ब्रीड है। अच्छा। उसका वेट गेन भी बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, तो सर नस्ल तो हमने देख ली, अब हम जाते हैं आप जो फीड देते हैं उसके पास। जी जी, डाइनिंग रूम में जब हम शुरुआत करते हैं काम की, तो सबसे पहले तो उनको दिया जाता है कॉन्सेंट्रेट। वो ऑन एन एवरेज एक बकरी को लगभग 200 से 250 ग्राम दिया जाता है पूरे दिन में। अच्छा। तो वो डिवाइड होता है 2 सेक्शन में, अर्ली इन द मॉर्निंग और लास्ट में जब ये पूरा एक्टिविटी शट डाउन करेंगे तब। उसके बाद दिया जाता है सूखा चारा। अच्छा। जो ज्वार का कड़बा होता है, तो ज्वार का कुटार है वो अर्ली इन द मॉर्निंग दिया जाता है कि वो खाली पेट वो ज्यादा खा सके। अच्छा। उसके बाद दिया जाता है ग्रीन फॉडर। सो ग्रीन फॉडर में हम नेपियर दे सकते हैं, लूसर्न दे सकते हैं, हेज लूसर्न दे सकते हैं, मलबेरी के पत्ते दे सकते हैं। तो ग्रीन फॉडर लगभग 11 से 12 बजे तक देना जरूरी है। तो बढ़ते धूप के कारण उनके पेट में ठंडा ग्रीन फॉडर अगर जाता है तो उनकी हेल्थ अच्छी रहती है। अच्छा। और दोपहर के बाद उनको मुर्घास जो साइलेज देते हैं मक्के का, वो हम देते हैं। अच्छा। और आखिर में शट डाउन करते समय उनको फिर से कॉन्सेंट्रेट दिया जाएगा। पर जब बाहर बंदिश में नहीं रहती, फ्री ग्रेजिंग में रहती है। असल में ये एक कंट्रोल सिस्टम है। अच्छा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर एक बकरी हेल्दी है, बिना किसी हिचकिचाहट, बिना आवाज पूरा फार्म रन हो रहा है। हाँ। तो ऑन एन एवरेज एक बकरी लगभग 4 से 5 किलो चारा दिन में खाती है। अच्छा। तो फ्री ग्रेजिंग में वही चारा खाने के लिए उनको लगभग 8 से 10 किलोमीटर चलना पड़ता है। अच्छा। और यहाँ पे उनकी जो फूड इंटेक है वो कंट्रोल सिस्टम में होने के कारण उतना ही होता है, पर ये ज्यादा प्रोटीनियस होता है। अच्छा। ज्यादा हेल्दी होता है। अच्छा। और क्या खाती है क्या नहीं खाती है वो भी आप देख सकते हैं। पे हमारा कंट्रोल होता है। पर जो फ्री ग्रेजिंग रहता है उनमें ज्यादा अच्छा है या इसमें ज्यादा खाना खाती है, कौन सा अच्छा है? असल में फ्री ग्रेजिंग के कुछ फायदे हैं, कुछ नेगेटिव पार्ट्स भी है। हाँ। स्टॉल फीड के भी कुछ फायदे हैं, कुछ नेगेटिव बातें भी है। हर एक चीज तोली जाएगी इनकम पे। करेक्ट। जब हम फ्री ग्रेजिंग करते हैं तो
तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या फीड एंड फॉडर पे जो खर्चा होता है, वहाँ पे हमारी लागत लगभग 50 से 60 गुना कम लगती है। हाँ। पर आज के दौर में ये फ्री ग्रेजिंग करना अपने आप में एक बहुत बड़ा दिक्कत है। हाँ, हाँ। पेड़ पे चढ़ो, वो सब टहलियाँ तोड़ो, धूप में घूमो, बारिश में भीगो, और इतना करने के बाद वहाँ का वेट गेन बहुत कम आता है। अच्छा। भले ही वहाँ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शायद ज्यादा दिखता है। अच्छा। पर वेट गेन भी अच्छा मिलता है और ये पूरा कंट्रोल सिस्टम में आता है, क्योंकि जो फ्री ग्रेजिंग में क्या चारा खा रहे हैं उसमें केमिकल पेस्टिसाइड है या हर्बिसाइड है, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे हम अच्छा प्रोटीनियस हेल्दी खाना दे के उनका वेट गेन जल्दी बढ़ा सकते हैं। हाँ। सो कम टाइम में वेट गेन ज्यादा मिल सकता है और उस कारण मुनाफा भी बढ़ रहा है। स्टॉल फीड में मेरा कहना यह है कि आज अगर कोई बकरी पालन करना चाहता है तो स्टॉल फीड एक अच्छा फॉर्मूला है। अच्छा सर, हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं अभी, ये खाना जो है वो थोड़ा सा ऊपर आप दे रहे हो और ये जो स्ट्रक्चर है वो भी कुछ अलग दिख रहा है, मतलब क्यों ऐसा बनाया है? असल में भेड़ बकरी को खाना जो देना है जमीन पे नहीं फेंकना है। अच्छा। वो जमीन से ऊपर होना चाहिए कि उनकी जो हाइट है गले की, जैसे आप देख सकते हो कि वो आसानी से खा सकते, तो उनके गले को वो फीडर अटके ना, और उस कारण वो अच्छे तरीके से पूरा मन भर के लगाव से चारा खा सकती है। ये फीडर हाइट पे होने के कारण, ये जमीन से हाइट लगभग 1.5 फीट की है, इस हाइट पे होने के कारण वो आसानी से खा सकते हैं। नीचे पूरा ग्रीन फॉडर गिरता नहीं और जो उनका वेस्टेज है, जो लेंडी है, हाँ, उसमें वो मिक्स नहीं होगा, तो इन्फेक्शन नहीं होगा, नुकसान नहीं हो सकता है। और एक चीज आपको मैं बारीकी से बताना चाहता हूँ कि ये जो बड़े जानवर है इनका फीडर जो है वो ज्यादा डेप्थ है, क्योंकि उनके गले से मुंह का जो अंतर है उस अंतर को वो आसानी से कवर कर सकता है। पर जब ये फीडर छोटे बच्चों के लिए हम देखते हैं, हाँ, तो इसकी हाइट बहुत कम है, डेप्थ जो है वो बहुत कम दिखेगी। अच्छा, वहाँ पे थोड़ा नीचे है और ये थोड़ा ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो छोटा बच्चा खा रहा है तो उसके गले को वो दिक्कत नहीं कर नहीं आ रहा है। तो ये कुछ बारीकी से हमने अभ्यास करके सारी चीजें की है। अच्छा। अभी आपने जैसे पूछा कि ये क्या है, हाँ, तो ये अलग और पार्टीशन है जिसके कारण बकरी इसमें से बाहर नहीं आ सकती। अच्छा। बकरी बाहर भी आ नहीं सकती और उसके बीच में बैठ भी नहीं सकती। अच्छा, इसके बीच ये आधे तक होने के कारण, हाँ, बकरी इस फीडर में बैठेगी नहीं। और दूसरा, इसको हर एक बकरी के लिए हमने एक पार्टीशन नहीं किया। अच्छा। ये आसानी से फ्री मूवमेंट कर सकती है। हाँ। कि जैसे कि आपने देखा होगा कि ट्रेन में, रेलवे में छोटे छोटे पार्टीशन ज्यादा नहीं होते, कितने भी लोग अंदर आए, कितना भी बैठ जाए तो आराम से बैठ सकते हैं। हाँ। वैसे ये आसानी से खा सकती है। अच्छा। अगर कुछ दिक्कत आए तो आसानी से उसकी गर्दन बाहर निकाल सकती है। हाँ, हाँ। जब उनमें कुछ झगड़ा होता है, हाँ, जो मार खाने वाली बकरी है वो आसानी से उसमें से निकल जा सकती है। पर आपसे जब हमने बात की थी तब आपसे पता चला कि आप कुछ फैशन शो करते हैं बकरियों का, तो आपको ये क्यों करना पड़ा और वो कैसे होता है? बकरी के फैशन शो के बारे में देखना चाहती है, तो चलिए देखते हैं। तो वो फैशन शो एक क्या कंसेप्ट है बकरियों के बारे में, वो कंसेप्ट आपने कैसे लाई और क्यों लाई? असल में जब हम बकरी पालन करना शुरू करिए तो उसके साथ साथ ईद के लिए कुर्बानी के बकरों का संगोपन भी हम करने शुरू कर दिए थे। हाँ। डे शेल्टर है और नाइट शेल्टर है। हाँ। बकरों के लिए बेडरूम है और डाइनिंग रूम है। तो डाइनिंग रूम में वो बकरे सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक डाइनिंग रूम में पूरा दिन भर चारा खाते थे। कॉन्सनट्रेट है, ग्रीन फॉडर है, ड्राई फॉडर है। और जब वो बेडरूम में आते थे शाम 6 बजे से, तो पूरे दिन भर जो उन्होंने खाया है वो डाइजेस्ट करना और उसका एनर्जी में कन्वर्ट करना, यही काम चलता था। और फार्म के जानवर बड़े सुकून भरे होते हैं। हाँ, हाँ। और यहाँ पे जो जानवर 90-100 किलो के दिखते हैं, वो जानवर जब हम मुंबई में देवनार की मंडी में लेके जाते हैं, अच्छा, तो वहां जाके उनकी तबीयत बहुत कम हो जाती है। अच्छा। असल में आपने देवनार का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, मुंबई में लगभग आशिया का सबसे बड़ा बकरों का मंडी है। अच्छा। तो ईद के दौरान जो बकरे वहाँ पे आते हैं तो पूरे हिंदुस्तान से आते हैं।
तो हर एक नस्ल आपको वहाँ देखने को मिल सकती है। बकरा खरीदने के लिए आते ही ये रात में, अच्छा, रात 10, साढ़े 10, 11 बजे से आके उसके आगे वो देखना खरीदना शुरू कर देते। तो रात भर वो बकरा बैठता है, उठता है, उसको चलाते हैं। अच्छा, खरीदने के लिए ये सब प्रेजेंट करना है ना, वो कैसा चल रहा है, अच्छा, उसके दांत सही है, कान सही है, आँख हाँ, सही है, कुछ उसमें दिक्कत तो नहीं। तो वो बकरा चल के दिखाना है, अच्छा, घुमा के दिखाना है। तो लगभग एक बकरा एक पूरे रात में 10-12 बार तो अप डाउन उठक बैठक उसकी चलती ही रहती है। तो बकरा भी थक जाता है। और जब कल उसको नींद, सुबह में नींद भी आ रही है और भूख भी लगी है, क्योंकि रात में वो खाते ही नहीं है। और जो नींद का टाइम था वो डिस्टर्ब हो गई। तो जब दिन में नींद भी है और भूख भी लगी है तो वो सो जाते हैं, नींद के अधीन हो जाते हैं। तो उस कारण पूरे दिन भर में भी वो कुछ चारा नहीं खाते। तो जो बकरा फार्म पे 80, 90, 100 किलो का दिखता है, वो जैसे तकिए में से रुई निकालो वैसा वो बकरा वहाँ पूरा सिकुड़ जाता है। अच्छा। और वैसे भी बम्बई की गर्मी, वहाँ का माहौल, तो बकरा भी ज्यादा चारा खाता नहीं। तो लगभग 2-3 साल हम देवनार के मंडी में जाते थे बकरे लेके, और उसी मंडी में एक कोने में कहीं तो आप 20-25 बकरे लेके खड़े हैं। तो उन लोगों का ध्यान आपकी ओर अट्रैक्ट करने के लिए कुछ तो अलग चीज आपके पास होनी चाहिए। कौन सी नस्ल लेके जाते थे वहाँ? हम वहाँ सोजत के बकरे लेके जाते थे। अच्छा। सोजत के बकरे कुर्बानी के लिए ज्यादा पसंद किए जाते हैं। अच्छा। क्योंकि वो दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, तो कुर्बानी के लिए वो ज्यादा प्रेफर की जाती है। तो कुर्बानी के लिए दिखना ज्यादा जरूरी है और वेट भी उतना ही चाहिए, वजन भी उतना हर एक चीज कुर्बानी के लिए उसका एज 1.5 साल से आगे चाहिए, वो दिखने में खूबसूरत चाहिए, उसका वजन अच्छा होना चाहिए। शौक के लिए लोग अच्छी नस्ल के बारे में ज्यादा कॉशियस रहते हैं। अच्छा। तो जब हम देवनार 2-3 साल गए तो हमें पता चला अगर इनमें कुछ अलग दिखना है तो कुछ अलग करना ही पड़ेगा। तो तब हमने थोड़ा सोचना शुरू किया कि फार्म के बकरे अगर फार्म पे ही बेचे जाए तो शायद उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी आखिरी दिनों तक। मतलब यहाँ से उनको बेचना है? जी, ग्राहक ही यहाँ आ जाए। अच्छा। तो ऐसे बुलाने से तो कोई आएगा नहीं, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू एडिशन आपको करना है। तो तब से हमने सोचना शुरू किया बकरों का फैशन शो, ये कॉन्सेप्ट हमने करना शुरू कर दी। डॉग को ट्रेन कर सकते हैं, है ना, कि तुम ऐसा करो, आप बैठो, खड़े रहो, ऐसे हम उनको सिखा सकते हैं। पर बकरियों को कैसे सिखाया आपने? हाँ, बिल्कुल बकरों को भी सिखा सकते हैं। हर एक जानवर को अगर आप अच्छे लगाव से ट्रीट करो तो जानवर भी आपके आज्ञा को फॉलो करता है। अच्छा, और वो क्या क्या सिखाया आपने और क्या क्या करता था? जी, हमने उनको सेकंड करना सिखाया था। 4 पैरों वाला बकरा 2 पैरों पे चलता था, नोज किस करता था, चिक किस करता था। अच्छा। बस लाल गुलाब उठाता था, येलो कलर का पीला गुलाब उठाता था। कलर भी आपने सिखाया? अच्छा। हक करते थे। अरे तो ये सारी चीजें जब हमारे मुस्लिम भाई देखते थे तो वो खुश हो जाता था। तो उस कारण हम अच्छी तरीके से बकरी ईद के मार्केट को टैकल कर सके। अच्छा। छोटे पैमाने पे हमारे खुद के लिए ही किया, उसका इम्पैक्ट अच्छा हुआ। हाँ। और जैसे हमने देखा है कि डॉग्स को कपड़े पहनाते हैं फैशन शो में, तो इनके लिए भी आपने कुछ ऐसा किया है? जी, उनका भी एक अलग कॉस्ट्यूम हमने डिजाइन किया था। उनकी कैप अलग बनाई थी। 6 महीने के 4 महीने के जो छोटे शूज होते हैं वो शूज हम पहनाते थे। उनको टाई पहनाया था, कोई ब्लेजर में थे, कोई शो स्टॉपर था, राजा की तरह उसका पहराव था। अच्छा। पर ये करते हुए भी उनकी जो खूबसूरती है उसको कहीं डिस्टर्ब नहीं होने दिया हमने। अच्छा। और ऐसे कितने बकरे आपने ट्रेन किए थे इस के लिए? जी, हर साल हम लगभग 20 से 25 बकरे करते हैं। अच्छा। गोट फार्मिंग के लिए कुछ गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं जो किसानों के लिए अच्छे हैं या फिर आपको मिली है ऐसे कुछ? गवर्नमेंट की इसके लिए सहायता मिलती है। अच्छा। स्पेसिफिकली महाराष्ट्र रीजन के लिए रीजन वाइज ऐसा 20+1 का यूनिट या 10+1 का यूनिट मिलता है। कि आपने
इतना अच्छा वेल मैनर्ड, बहुत अच्छे से आपके गोट फार्म को बनाया है, इतने में भी आपका कितना खर्चा आता है जितने बकरी आपके पास है उसके लिए, और उस तुलना में आपको मुनाफा कितना मिलता है? असल में ये जो पूरा फार्म आप देख रहे हो, ये 1 साल में 2 साल में नहीं बना है। लगभग ये 10-12 साल की एक्टिविटी चल रही है। थोड़े बहुत पैसे आए, फिर से एक स्ट्रक्चर बना दिया, फिर उसमें से पैसे आए, फिर थोड़ा, सो ऐसे करते करते हम 2 गुंठा से शुरू किए थे और आज लगभग 10 गुंठा तक स्ट्रक्चर हम करते आए। आज हमारे पास 100 फीमेल है, प्रोडक्टिव फीमेल 100 है, और आज की हमारी कैपेसिटी बस उतनी ही संभालने की है, क्योंकि उनके 1.5 साल में 2 बार बच्चे आते हैं। तो ये हमारा डाइनिंग रूम बेडरूम का जो सिस्टम है वो 100 फीमेल के लिए सफिशिएंट है। तो असल में गोट फार्मिंग के डिपार्टमेंट से हमें 3 सेक्टर में से मुनाफा आता है। अच्छा। पहला तो है ब्रीडिंग सेक्शन, जो हम जानवर पालते हैं उनकी पूरी पेडिग्री मेंटेन करते हैं, उनका वैक्सीनेशन प्रॉपर करते हैं, डीवर्मिंग करते हैं। तो दूध के लिए कौन अच्छा है, कौन ज्यादा वेट गेन के लिए अच्छा है, कौन सी नस्ल इस क्लाइमेट में ज्यादा सुटेबल है, ये सारा डेटा अब हमारे पास वो पेडिग्री है। अच्छा। तो उसके कारण हम अच्छी नस्ल किसानों को दे सकते हैं। तो उसमें से ब्रीडिंग में से हमें थोड़ा ज्यादा मुनाफा मिलता है। अच्छा। बकरी ईद के लिए जो जानवर मेल बक हम पालते हैं, तो उसमें से भी आर्थिक उपलब्धि हमें होती है। अच्छा। साल भर में सबसे कम एक 18 या 20 लाख के करीब टर्नओवर होता है। अच्छा। और उसमें से 50% तो मुनाफा ही है, आता ही है। हम जब बात कर रहे थे तब आपने बताया कि मटन का अचार बनाते हैं। जी हाँ। तो ये महाराष्ट्र में शायद कोल्हापुर साइड पता होगा, या फिर राजस्थान और इस साइड में शायद पता होगा, साउथ इंडिया में शायद है। क्या कंसेप्ट लेके आप ये आए हैं? असल में जब हम बकरी पालन करते हैं, जिसे हम कर्ल्ड एनिमल कहते हैं, अच्छा। कि जो ब्रीड या ईद के लायक नहीं है, तो उनको हम मटन के लिए बेचते थे। अच्छा। तो इसमें कुछ वैल्यू एडिशन हो सकता है क्या, ये हमने सोचा, अभ्यास की, और तब मटन का अचार हमने प्रोडक्शन शुरू कर दिया। अच्छा। इस मटन का अचार आप कभी भी कहीं भी उसका स्वाद ले सकते हो। अच्छा। नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ये 3 महीने तक इसकी शेल्फ लाइफ है। खासियत है ये। जी जी। उसके लिए कोई रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत नहीं या किसी स्पेशल प्रिजर्वेटिव की वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं। अच्छा। इसमें कोई भी केमिकल कलर नहीं है, आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है, और ये हमारे फार्म के मटन से बनता है। अच्छा। तो ये ट्रेसेबल मटन है, और उस ट्रेसेबल मटन से बनाया हुआ वो सुंबरान मटन अचार है। अच्छा। अच्छा। तो ये हम कहाँ से ले सकते हैं, मतलब ये कहाँ पे मिल सकता है हमें? आज के टाइम में ये सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। स्पेशली अगर बताया जाए तो IFE स्टोर, इंडियन फार्मर्स एंटरप्रेन्योर स्टोर, इस वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, अमेजोन पर भी अवेलेबल है। तो वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट की लिंक दे देंगे, तो आप यहाँ से ये मटन का अचार ज़रूर खरीद सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज का हमारा चमकता सितारा हमने देखा, वो था कौठे गांव में पृथ्वीराज चौहान जी से आज हम मिले। सुंबरान गोट फार्म में आज हम आए। यहाँ पे हमने एक वेल मैनर्ड गोट फार्म देखा है। उसका विभाजन पृथ्वीराज जी ने बहुत अच्छी तरीके से किया है। उनका डाइनिंग रूम हो गया, उनका बेडरूम हो गया, उनका जो फैशन शो था, ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताई। तो पृथ्वीराज जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है और बहुत अच्छी तरीके से हमें गोट फार्मिंग के बारे में बताया है। जी, आप सभी का मन से धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आशा है आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और आशा करते हैं आपके आसपास ऐसे ही चमकते सितारे अगर होंगे तो उनके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए चमकते सितारे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।